बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मुश्ताक अहमद मखदूम यूट्यूब चैनल के नाज़रीन को सलाम। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का मुख्तसर तारफ़ करवाऊँगा और आपकी शख्सियत के चंद अहम पहलुओं पर भी बहस होगी। तो नाज़रीन, वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि मज़ीद इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। तो चलते हैं नाज़रीन वीडियो की मज़ीद तफसील की जानिब। सुल्तान मोहम्मद सानी, जो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के नाम से मारूफ हुए, 833 हिजरी बामुताबिक 1429 को पैदा हुए और 886 हिजरी बामुताबिक 1481 को दारुफ़ानी से कूच किया। आले उस्मान के सिलसिला सलातीन के ये 7वें सुल्तान हैं जिन्हें फ़ातिह और अबुल खैरात के लक़ब से जाना जाता है। उन्होंने तकरीबन 30 साल तक हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत मुसलमानों के लिए खैर व फलाह और इज़्ज़त व जाह का बाइस है। अपने वालिद के विसाल के बाद 16 मुहर्रम 855 हिजरी बामुताबिक 18 अप्रैल 1451 को तख्ते सल्तनत पर जलवा फरोज़ हुए। इस वक़्त इनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह बेमिसाल शख्सियत का हामिल इंसान था। इनमें कुव्वत और अदल दोनों सिफ़ात बैक वक्त मौजूद थीं। इसी तरह मुख्तलिफ़ अलूम व फ़नून में वो अपने हम असरों पर सिगरे सनी से फ़ौक़ियत रखता था। ये अलूम उसने मदरसातुल उमरा से हासिल किए थे। बिलखुसूस मुख्तलिफ़ ज़बानों में महारत के हवाले से वो दूसरों से कहीं आगे था और कुतुब तारीख़ के मुताला का ख़ास शगफ़ रखता था। इसी चीज़ ने बाद में इंतज़ामी अमूर और जंगी मैदानों में उनकी शख्सियत को नुमाया करने में अहम किरदार अदा किया। हत्ता कि वो तारीख़ में मोहम्मद फ़ातिह के लक़ब से मशहूर हुआ और कुस्तुनतीनिया जैसे नाकाबिल तस्खीर शहर को फ़तह करने का एज़ाज़ हासिल किया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने वही पॉलिसियाँ इख्तियार की जो उसके आबा व अजदाद ने इख्तियार की थी। तख्त नशीन होने के बाद सबसे पहले उसने मुख्तलिफ़ तंजीमी इदारों की तंजीमें नौ की और माली अमूर को बेहतर बनाने की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी। उसने मुल्की ज़राए आमदनी और अखराजात को इस तरह मनसूबा बंदी की कि इसराफ़ और ऐश व इशरत की गुंजाइश ना रही। फ़ौज की भी तंजीमें नौ की और इसके मुख्तलिफ़ शोबों में पाए जाने वाली कमज़ोरियों को दूर करने की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी। फ़ौज के लिए ख़ुसूसी रजिस्टर बनाए और उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया। इसके अलावा इस दौर के जदीद असला से उन्हें हर तरह से लैस किया। डिसिप्लिन कायम करने की गरज से फ़ौज के लिए सख्त कवानीन तश्कील दिए। अगर किसी फ़ौज ने कोताही या अपनी ड्यूटी में सुस्ती और काहली का शिकार हुआ हो तो उसे नौकरी से अलग कर दिया गया। दरबार शाही की तरफ भी ख़ुसूसी तवज्जो मबजूल की। तजर्बाकार, मुंतज़मीन और बेहतरीन जर्नैल इसकी मदद पर मुतय्यन किए गए जिन्होंने सल्तनत के इस्तेकाम और तरक्की में भरपूर हिस्सा लिया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह रहमतुल्लाह अलैह ने मुफ्ती और काजियों की तालीम और तरक्की का ज़ाब्ता मुरतब किया और फ़ातिह कुस्तुनतीनिया खूब जानता था कि एक बड़ी सल्तनत के पैदा करने और उसे कायम रखने के लिए जवां मर्दी और फ़ौजी महारत के अलावा कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह रहमतुल्लाह अलैह, जो ख़ुद भी अलूम में एक मुमताज़ हैसियत रखता था, अपनी राया में तालीम फैलाने के लिए बहुत काम किया। ये भी अच्छी तरह से जानता था कि अदालत का नज़्म व नस्क जैसा कि चाहिए दुरुस्त रखने के लिए नागुज़ीर है कि काजियों का एहतराम कायम किया जाए और उनका एहतराम करने के लिए ज़रूरी है कि वो ना सिर्फ इल्म व दियानत से आरास्ता हों बल्कि सल्तनत के ऊंचे और बाइज़्ज़त ओहदों पर मामूर किए जाएं, नीज़ अफलास के वसवसों और परेशानियों से महफूज कर दिए जाएं। इस मकसद को पेश नज़र रख कर सुल्तान मोहम्मद सानी रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम का जो निज़ाम मुरतब किया वो मजहबी और इल्मी हसीयत के अलावा सियासी हसीयत भी रखता था। जैसा कि मौलाना शिबली ने लिखा है, पिछले अहद में तमाम मदरसे मजहबी तालीम से आरास्ता होते थे। अगरचे इनमें हर तरह के अलूम पढ़ाए जाते थे लेकिन तुर्कों का सर रिश्ता तालीम पॉलिटिकल हसीयत रखता था
وہ سلطنت کے لیے لائق عہدیدار پیدا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے مکاتب جو ہر قصبہ کے ہر محلہ اور تقریباً تمام بڑے بڑے دیہاتوں میں کھول دیے گئے تھے۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت سے اونچے درجہ کے مدرسے بھی قائم کیے اور ان پر جائیدادیں وقف کیں۔ یہ مدرسے موجودہ زمانے کے کالجوں کے برابر تھے۔ ان میں 10 مضامین کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی، یعنی صرف، نحو، منطق، ما بعد طبیات، لسانیات، بلاغت، طرز تحریر، فن خطابت، عقیدت اور اسی طرح کے دیگر مضامین شامل تھے۔ ان کو دانش مند کی سند ملتی تھی جو موجودہ یونیورسٹیوں کے ایم.اے کی سند کے برابر تھی۔ یہ سند کسی ابتدائی مدرسہ کی اعلیٰ مدرسی کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی، لیکن علماء کی جماعت کارکن بننے کے لیے دانش مند کی سند حاصل کرنے کے بعد فقہ اور اصول فقہ کی ایک طویل نصاب مکمل کرنا پڑتا تھا اور مختلف امتحانات پاس کرنے پڑتے تھے۔ اس جماعت میں وہی لوگ داخل کیے جاتے تھے جو علوم کے بلند ترین مراتب پر فائز ہوتے، اور ایسے لوگوں کو حکومت کی طرف سے بڑے بڑے عہدے اور منصب ملتے تھے اور انہیں خاص رعایتیں اور حقوق حاصل تھے۔ مدرسوں کے اساتذہ جو مدرس کہے جاتے تھے علماء ہی کی جماعت سے مقرر ہوتے تھے اور اسی جماعت سے تمام حکام عدالت کا انتخاب بھی ہوتا۔ تو ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگوں کو فائدہ کے لیے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لیے بناتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ، والسلام۔